20वीं सदी की सबसे बड़ी और शायद सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी भारत का बंटवारा। तो आज चलिए उन वजहों की तह तक चलते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। देखिए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ये सवाल आज भी कायम है। आखिर भारत का बंटवारा हुआ क्यों? दशकों से इस पर बहस चल रही है। कभी किसी नेता को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो कभी किसी समुदाय को। लेकिन सच तो यह है कि इसकी कहानी किसी एक विलेन की कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। बंटवारे को समझने के लिए सबसे पहले उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया के नक्शे को समझना जरूरी है। सोचिए, 38 करोड़ लोगों का एक विशाल देश जिसमें हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी और एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी भी थी, जो ज्यादातर उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के इलाकों में रहती थी। हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक के बाद एक लिए गए फैसलों ने एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट पैदा किया कि बंटवारा लगभग तय सा हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में तो कहानी बिल्कुल अलग थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में काफी हद तक एक साथ थे, लेकिन अंग्रेजों की एक चाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सब शुरू हुआ 1905 में, जब अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। कहने को तो उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, लेकिन असली मकसद कुछ और था। उन्होंने जानबूझकर एक मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल बनाया। ये उनकी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति का बिल्कुल सीधा साधा उदाहरण था। और इसी माहौल में बनी मुस्लिम लीग, जिसने अंग्रेजों से सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, और वो मांग मनवा भी ली। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि यहीं से सियासत को खुले तौर पे धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा। और देखिए विडंबना कितनी बड़ी है। उस दौर के एक बहुत बड़े नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। वो तब कांग्रेस में थे और इस सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के सबसे बड़े विरोधियों में से एक थे। उस वक्त उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर कहा जाता था। लेकिन अगले 20 सालों में कहानी पूरी तरह पलट गई। अब बात सिर्फ अलग राजनीतिक अधिकारों की नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक अलग देश की मांग में तब्दील हो चुकी थी। कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1937 के चुनावों के बाद। कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया। बस यहीं से मुस्लिम समुदाय में ये डर घर करने लगा कि हिंदू मेजॉरिटी वाले भारत में उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। और इसका असर सीधा चुनावों पर दिखा। मुस्लिम लीग, जिसकी कमान अब तक पूरी तरह बदल चुके जिन्ना के हाथ में थी, उसका जनाधार आसमान छूने लगा। और 1946 के आते आते नतीजा ये था कि उन्होंने 90% से ज्यादा मुस्लिम सीटों पर कब्जा कर लिया। ये जो जबरदस्त जीत थी, ये 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन पर आधारित थी। इसी में पहली बार एक अलग देश की मांग को औपचारिक रूप से रखा गया था। दलील ये दी गई कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जो एक देश में साथ नहीं रह सकती। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो गई। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, ब्रिटेन कमजोर था और भारत छोड़ने की जल्दी में था। ऐसे में बंटवारे को टालने के लिए एक आखिरी कोशिश हुई। अंग्रेजों ने अपना आखिरी पत्ता फेंका, कैबिनेट मिशन प्लान। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स 3 टियर सिस्टम था। इसका सीधा सा मकसद ये था कि भारत एक रहे, लेकिन उसके अंदर ही मुसलमानों को अपने इलाकों में पूरी आज़ादी यानी ऑटोनॉमी मिल जाए। शुरू में तो जिन्ना भी इसके लिए मान गए। शायद उन्हें इसमें भविष्य के पाकिस्तान की एक झलक दिख रही थी, लेकिन बात फिर अटक गई। कांग्रेस चाहती थी कि सेंटर में एक मजबूत सरकार हो। वहीं मुस्लिम लीग के लिए यह जरूरी था कि सेंटर कमजोर रहे, ताकि प्रांतों को पूरी आज़ादी मिले। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, और यह प्लान भी फेल हो गया। और बस बातचीत से हल निकालने की ये आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जिन्ना को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। ये पाकिस्तान हासिल करने के लिए सड़कों पर उतरने का एक खुला आह्वान था, और ये वो कदम था जिसके बाद हिंसा का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कलकत्ता में भयानक दंगे भड़क उठे, और फिर ये आग पूरे भारत में फैल गई। 1 साल तक सांप्रदायिक हिंसा का ऐसा तांडव चला कि लोगों को लगने लगा कि अब इस खून खराबे को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है बंटवारा। नए वाइसरॉय बनकर आए लॉर्ड माउंटबैटन। उन्होंने आजादी की तारीख को और भी पहले कर दिया। अब एक पूरे उपमहाद्वीप, उसके करोड़ों लोगों और उसकी हर चीज को बांटने के लिए सिर्फ कुछ हफ्तों का वक्त था।
और ये सीमा खींचने का काम एक ऐसे अंग्रेज वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को दिया गया, जो अपनी जिंदगी में कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ कुछ पुराने नक्शों और जनगणना के डेटा को देखकर सिर्फ 5 हफ्तों में जल्दबाजी में एक लकीर खींच दी, जिसने गांवों को, घरों को और समुदायों को हमेशा के लिए 2 टुकड़ों में बांट दिया। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि इस नई सीमा का ऐलान आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद किया गया। इसी एक फैसले ने इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खूनी माइग्रेशन को जन्म दिया। उस वक्त की भयावहता का अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। ट्रेनों में लाशें भर के भेजीं। शरणार्थियों से भरी की भरी ट्रेनों पर हमले होते थे, और जब वो ट्रेनें अपनी मंजिल पर पहुंचती थीं तो उनमें जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ लाशें होती थीं। ये उस खून से सनी आज़ादी की एक बेहद क्रूर हकीकत थी। और बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ। सेना, सरकारी खजाना, कर्ज, यहां तक कि दफ्तरों की मेज, कुर्सियां और टाइपराइटर तक बांटे गए। ये इस बात का प्रतीक था कि एक साझा इतिहास को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा था। तो आखिर भी सवाल यही है, क्या बंटवारा ही एकमात्र रास्ता था, या फिर ये राजनीति की एक ऐसी भयानक नाकामी थी जिसे टाला जा सकता था? सच तो ये है कि बंटवारा किसी एक दिन या किसी एक फैसले का नतीजा नहीं था। ये सालों के डर, राजनीतिक लालच और एक के बाद एक हुई गलतियों का नतीजा था। एक ऐसी त्रासदी जिसकी विरासत आज भी हमारे साथ है।